अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। महंगाई से दो चार हर शख्स, सुलगती सांसें, सिसकती शामें, उदास चेहरे, प्यासी आंखें, यूँ कहिए कि हर तरफ तहय्युर के तलिस्मात मुसल्लत हैं। खामोशी है, सुकूत है, तखलिया है, टूटने का नाम नहीं ले रहा। एक ही चीज़ है जो महवे रक्सा है और वो है महंगाई। महंगाई अपने पैरों में घुंघरू बांध के हमारी छतों पे नाच रही है, लेकिन हम कुछ भी करने से कासिर हैं। मेरे हाथ में डॉन अखबार है और डॉन अखबार का पहला सफ़ा, जिसके ऊपर डॉन लिखता है कि इन्फ्लेशन फोर्सेस पीपल इनटू डेट साइकिल एसेट सेल। महंगाई लोगों को कर्जे की दलदल में धकेल रही है और मजबूर कर रही है कि वो अपने असासाजात बेच दें। ये इंडिविजुअल्स का हाल है और कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मेरी कौम का भी यही हाल है, मेरे मुल्क का भी यही हाल है कि हम यहाँ तक कर्जे की दलदल में धंसे हुए हैं, यानी नाक तक। और जो एक्सटर्नल डेट है वो इतना ज़्यादा है कि हमने असासाजात की लूट सेल लगा दी है। हम मुल्कों जा रहे हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असासा बराए फ़रोख्त है, आप ले लीजिए और हमारे कशकोल में डॉलरों की भीख डाल दीजिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आम आदमी गुर्बत का मारा हुआ एक कतबा लेके सड़क किनारे खड़ा हो जाता है और उस पर लिखता है कि मेरा एक गुर्दा बराए फ़रोख्त है, मेरी आंखें बराए फ़रोख्त हैं, मेरी टांगें बराए फ़रोख्त हैं, मैं ये दे देता हूँ। मैं अपने आज़ा को, जिस्मानी आज़ा को बेचने पर सिर्फ इसलिए मजबूर हुआ हूँ, सिंबॉलिक है कि मेरे पास घर में अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये आलम है इस वक्त, यानी महंगाई महवे रक्सा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये अक़वाम आलम अब हमारे हुक्मरानों से कह रही है। यानी जहाँ जहाँ हम कशकोल लेके डॉलरों की भीख मांगने के लिए जाते हैं, आगे से जवाब मिलता है कि तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी। आप कितनी देर तक सहारों के बलबूते पर जी लेंगे? कितनी देर तक हमारे डॉलरों पर जी लेंगे? कितनी देर तक हम आपको डॉलर्स यूं ही देते रहेंगे? वो ज़माने चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो हुक्मरान जो दीगर ममालिक से मांगने के लिए जाते हैं, उनकी तरफ से जवाब आ जाता है। ये क्या कह रहा हूँ, ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरल बाजवा का नाम तो आपने सुना होगा, साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और ये भी सुना होगा कि इमरान खान की इमा पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने माशी कमान संभाली हुई थी और वो दीगर ममालिक से इमदाद लेने के लिए जाते थे और उनको गारंटी मिल जाती थी। जनरल बाजवा मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर जाते हैं और सुल्तान उनसे क्या कहते हैं, वो कॉन्वर्सेशन जो उनसे हुई, ये सुन के आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। जनरल बाजवा का सर भी शर्म से झुका होगा। अब पीटीआई दौर में जब वज़ीर ख़जाना के साथ जनरल बाजवा सुल्तान से मिलते हैं और अबू धाबी में उनकी इमदाद के मरहूने मिन्नत होते हैं, तलबगार होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि एक वक्त था हुजूर कि जब आपका हाथ ऊपर होता था और हमारा हाथ नीचे, यानी आप देने वाले थे और हम लेने वाले थे। अब हम इमदाद के लिए और हम इमदाद के लिए आपके पास आते थे। आज हमारा हाथ ऊपर है और आपका हाथ नीचे है। आप हमारे भाई हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मशवरा ये है हम ये ऊपर और नीचे वाले हाथ से निकलें और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात को रखें। यानी हम आपके साथ कुछ सरमायाकारी करें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें। ये बात कोई और नहीं कर रहा, बल्कि अबू धाबी, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, कर रहा है और किसी और से नहीं कर रहा, बल्कि जनरल बाजवा से कर रहा है। और वो बता रहा है कि आपका बड़ा रोशन माजी है और रोशन माजी ये था कि हम आपसे पैसे लिया करते थे, हम आपसे मदद मांगते थे, आज हम आपको मदद दे रहे हैं। अलार्मिंग दूसरी चीज़ यह है कि सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह जो किंग सुल्तान है, जिस वक्त वो गवर्नर थे रियाज के 48 साल पहले, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के सफ़ीर एडमिरल शाहिद करीम उनके पास गए और पैगाम भेजा सदर पाकिस्तान का कि हम जो है वो इस तरह से, हमें आपकी ज़रूरत है और पैसे चाहिए। शाह सलमान ने पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा, हम पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लिहाजा हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये याद रखें ये जज्बा सिर्फ हम तक है, हमारे बच्चे प्रैक्टिकल हैं, हमारे बाद ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे। जनाब, आपके लिए बेहतर है कि आप हमारी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, यानी आपके लिए दर्द रखते हैं और हम आपको अपने पाँव पर, यानी स्टेबल मुल्क देखना चाहते हैं। और फिर यही हुआ। आज मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, और वो यही कह रहे हैं अल्टीमेटली, यानी आज जो सऊदीज़ की जो नई जनरेशन है वो वाकई प्रैक्टिकल है
और वो ये कह रहे हैं कि भाई ताल्लुकात दो तरफा बुनियादों पे होते हैं, एक तरफा नहीं होते। और उसकी जागती मिसाल अभी G20 समिट है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान शिरकत के लिए पहुंचे थे और वहाँ भारतीय बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की, वहाँ अक़वाम आलम से मुलाकातें की, इस बेसिस के ऊपर कि उनका इंटरेस्ट है उनकी इकोनॉमी के अंदर। और भारत, एज फार एज भारत इज कंसर्न, तो 5 खरब का जो वॉल्यूम है बिजनेस का, वो भारत के साथ है। ट्रेड 5 खरब की होती है, तो जाहिर है वो भारत के पास जाएंगे, प्रैक्टिकल है, हमारे पास नहीं आए, जाहिर है हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। दो तरफा उमूर तो है नहीं, हम तो एक तरफा बात करते हैं। तीसरा, एक और जो ब्रादर मुल्क है हमारा, वो चीन है। हायर देन हिमालयाज, डीपर देन दी ओशियंस एंड स्वीटर देन हनी, चीन के बारे में कहा जाता है। पाक चीन दोस्ती वान को है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जनरल कमर जावेद बाजवा 2021 में शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए पहुंचे थे और 2 मशवरे लेकर आए थे। एक ये कि आप एक ही बार ये फैसला कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं, और दूसरा ये कि याद रखें तरक्की और लड़ाई में तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। सबसे पहले आप तरक्की करते हैं, जब तरक्की कर लेते हैं तो लड़ भी लेते हैं। और फिर उन्होंने भारत की एग्जाम्पल दी थी कि देखिए कि हमारे भारत के साथ ये हैंडकफ भी हुआ है पिछले दिनों, उनके साथ जो है ना वो आपस में हम दस्तो गरेबा भी हुए हैं, हमारी फोर्सेस लड़ भी रही हैं, लेकिन साथ साथ हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, भारत भी तरक्की कर रहा है। तो अगर आप भारत के साथ लड़ना चाहते हैं तो पहले अपने आप को इस काबिल करें, पहले तरक्की करें। अब इन सारे मामलात को अगर साइड पे रखें तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि G20 समिट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़, हम तो नहीं थे लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक जिन्होंने हमारे बाद आँख खोली है, हमारे बाद उन्होंने आज़ादी हासिल की है, वहाँ बैठे हुए, या वो जो हमसे सीखते रहे हैं। मैक्सिको G20 समिट के अंदर मौजूद था, जनूबी कोरिया वहाँ था, इंडोनेशिया वहाँ पे था, इवन साउथ अफ्रीका वहाँ बैठा हुआ था, फिर तुर्की G20 समिट के अंदर, G20 कंट्रीज़ के अंदर शामिल है। अब स्टार्टिंग ऑफ विद इंडोनेशिया, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और दहशतगर्दी का अफरीद था इंडोनेशिया के अंदर। 12 अक्टूबर 2002 को दहशतगर्द इस्लामी जमात ने हाल ही में बाली में 204 लोग कत्ल किए थे, और जिसके बाद इंडोनेशिया की सियाती जो टूरिस्ट इंडस्ट्री थी, टूरिज्म से वो कमाते थे, वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। लेकिन उसके बाद, यानी ये बात है 2002 की, 2002 के बाद वो उन्होंने रिवाइव किया और आज इस काबिल हुए कि दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के अंदर शामिल है। मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है और बड़ा गरीब मुल्क हुआ करता था, दुनिया में बदनाम भी था, लेकिन दे हैव मेड देयर वे टू G20। जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 1994 के अंदर आज़ाद होता है, हम 1947 में आज़ाद हुए थे। जनूबी अफ्रीका 1994 में आज़ाद होता है और फिर अफ्रीकन कंट्री है, और आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के इश्यूज़ क्या हैं, लेकिन आज वो G20 में बैठा हुआ है। इसी तरह से जनूबी कोरिया की जहाँ तक बात है, साउथ कोरिया की बातें हम बहुत सुनते हैं। 1960 में जिस वक्त हमने 5 साला मनसूबे बनाना शुरू किए थे, तो हमसे 5 साला मनसूबे मुस्तार लिए थे, और फिर जो उन्होंने अपने साइंटिस्ट हैं वो हमारे साइंटिस्ट के पास, अब्दुल सलाम साहब के पास भेजे थे, और आज जनूबी कोरिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ हैं। तुर्की की एग्जांपल ले लें तो 2000 में देखें, और उसके बाद से 2010 और 2023 की बात करें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, मॉनेटरी पॉलिसी जो रिवाइज़ की गई थी वो बहुत ज़्यादा हाई ले गई थी इंटरेस्ट को। तो यानी इकोनॉमी बैडली जो है वो नुकसान हुआ उसको, तुर्की की इकोनॉमी को, लेकिन उसके बाद दे हैव मेड देयर वे टू G20, यानी रिवाइवल उनका हुआ। तो ये वो सब कंट्रीज़ हैं जो हमारे बाद आए हैं और हमसे सीख के आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या है कि हमें लोग बता रहे हैं आज हम जहाँ जा रहे हैं कि भाई हम आपसे मदद लिया करते थे, हम आपके मरहूने मिन्नत थे, तो खुदारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। यानी लोग हमारा भला चाहते हैं, लेकिन क्या कीजिए कि हम अपनी इकोनॉमी की बेस के ऊपर ही जंग लड़ते हैं। यानी हमारे यहाँ हर आने वाली हुकूमत माजी की हुकूमत की माशी पॉलिसी उसको तनकीद का निशाना बनाती है, और फिर हमारी अपनी ही इशराफिया जो पार्लियामान के अंदर बैठी होती है एज एन इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टमेंट करके लोगों को इसलिए भेजते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, ROI अच्छा हो जाएगा। यानी हम ये वो जौंके हैं जो हमारी इकोनॉमी को, हमारे ताबनाक माजी को चूस के आज इस काबिल भी नहीं छोड़ा है उन्होंने कि हम कम अज़ कम अपने पाँव पे खड़े हो सकें, या लोगों की आंख में आंख डाल के, या सर बुलंद होके, सर उठा के उनसे को बात भी कर सकें। तो जिस वक्त हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसी जगह पे जाता है, या वज़ीर ख़जाना किसी जगह पे जाते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ता है कि IMF की MD हमें नाक से लकीरें निकलवा रही है। यानी हमने बार को इतना हाई कर दिया है कि पहले जो वज़ीर ख़जाना लेवल का काम होता था, अब वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को करना पड़ता है, और बदकिस्मती से उनसे भी हो नहीं पाता है। ये सब बातें हम एक ऐसे मौके पर कर रहे हैं कि जिस वक्त हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब दौरे अमेरिका पे हैं। बहुत खुशी होती है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है, और इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे UN जनरल असम्बली का इजलास है,
और यूएन जनरल असम्बली के इजलास से उन्होंने खिताब भी करना है, फिर एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस भी है, उस कॉन्फ्रेंस से भी वो खिताब करेंगे और 1 हफ़्ता वहाँ पर क़याम करेंगे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हम क्या गेन करेंगे, क्या अचीव करके आएंगे, तो जब तक आपकी इकॉनमी कम अज़ कम इस काबिल नहीं होगी कि आप किसी और को कुछ दे सकें या कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें, तब तक ना तो कोई आपको सुनेगा और ना ही आपके कहे में कोई इफेक्टिवनेस होगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।